रिजर्वेशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आए दिन लोग आपको बहस करते मिल जाएंगे और इलेक्शन के टाइम पे आके ये बहस और काफ़ी तेज़ हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि रिजर्वेशन फाइनेंस के हिसाब से देना चाहिए, कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं उनको रिजर्वेशन ना दो। और कुछ लोगों का मानना है कि ये जातीय रिजर्वेशन हटा देना चाहिए। और कुछ लोगों का मानना है कि जो टूल 70 साल से बैकवर्ड क्लास की हालत नहीं बदल पाया वो अब कैसे बदल सकता है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि जो काम हमारे पुरखों ने किया उसकी सज़ा हमें क्यों। कुल मिलाकर सभी अपने अपने हिसाब से इस टॉपिक पे बहस करते हैं। जिनको रिजर्वेशन मिलता है वो इसके सपोर्ट में बहस करते हैं, जिनको नहीं मिलता है वो इसके अगेंस्ट में बहस करते हैं। कुल मिलाकर अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा मोस्टली। अगर आप कुछ मन बनाकर ये मेरा वीडियो देखेंगे तो आप हर्ट होंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ कंट्रोवर्शियल बातें करने जा रहा हूँ जो आपको हर्ट कर सकती हैं। लेकिन मेरी इंटेंशन बस इतनी है कि जब भी हम रिजर्वेशन पे बात करें तो हमारे पास उसकी पूरी डिटेल्स हो, पूरी जानकारी हो। हम किसी व्हाट्सएप के या फेसबुक के फेक प्रोपेगेंडा पे बात ना करें। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मैं उसके हिसाब से आपके सामने फैक्ट्स रखूँगा और लॉजिक बताऊँगा, जिससे आप अपनी राय बना सकें। 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या वो 120 करोड़ है, जिसमें से 10 करोड़ एसटी हैं और 20 करोड़ एससी हैं। यानी कि टोटल पॉपुलेशन की लगभग 16% जनसंख्या एससी है और लगभग 8% जनसंख्या एसटी है। और ओबीसी के डेटा को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी है। मंडल के हिसाब से ओबीसी की जनसंख्या 51% है और एनएसएसओ के हिसाब से 41% है। इसमें मोटा मोटी देखें तो 75 जो है वो बैकवर्ड क्लास है और 25% अपर क्लास है। इसमें जो रिजर्वेशन मिला है वो एसटी को लगभग 7%, एससी को लगभग 15% और ओबीसी को लगभग 27% रिजर्वेशन मिला है। इसका मतलब कि 75% को लगभग 50% रिजर्वेशन मिला हुआ है और 10% ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। पहली बहस तो इस बात पे होती है कि रिजर्वेशन तो खुद ही एक डिस्क्रिमिनेशन है। आप जाति के हिसाब से भेदभाव करके किसी को कम दे रहे हो, किसी को ज़्यादा चीज़ें दे रहे हो। हमारा लॉ कहता है कि हमारे कानून के हिसाब से हर कोई इक्वल है और इक्वलिटी हमारा अधिकार है। तो इस हिसाब से तो रिजर्वेशन इलीगल हुआ। तो एक ऐसा टूल जो खुद भेदभाव कर रहा है वो भेदभाव से कैसे बचा पाएगा। इसे समझने के लिए हमें अपने आसपास ऑब्जर्व करना पड़ेगा या खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे आपके घर में 2 बच्चे हैं, एक 6 से 7 साल का है, एक 1 से 2 साल का है। तो आप कहीं भी जाते हैं तो आप किसे गोद में लेते हैं? छोटे बच्चे को। आप ये तो नहीं बोलते कि नहीं हमारे घर में इक्वलिटी है, दोनों को ही चलना पड़ेगा, क्योंकि वो चल नहीं सकता, इसलिए आपको उसे गोद में लेना होता है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हमारा देश एक फैमिली है। तो फैमिली में जो कमज़ोर तबका है उसको हमेशा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी जाती हैं जिससे वो भी साथ में चल सके। ऐसे ही आप मान लो कि किसी घर में 2 भाई हैं, एक थोड़ा वीक है, उसे डॉक्टर ने बोला है कि इसको अच्छी खुराक देनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे? उसे अच्छी खुराक दोगे या ये बोलोगे कि नहीं हमारे घर में तो इक्वलिटी है, सबके लिए सेम है तो दोनों को बराबर ही दिया जाएगा? नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे। आप जो वीक है उसको ज़्यादा खुराक दोगे ताकि वो भी सही हो सके। या फिर आप मान लीजिए कि आप किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे एक ही सीट है, तो क्या ऐसा होता है कि जो पहले जा रहा है वही सीट पे बैठेगा, या फिर वो सीट आप किसी बुजुर्ग को या महिला को जो आपके परिवार की है उसे देते हो? हम अपने घर की ही बात करें तो हम किसी को कम प्रायोरिटी देते हैं, किसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी वजह से इक्वलिटी आती है। तो इसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा देश हमारा एक परिवार है जिसमें किसी को कम दिया जाता है, किसी को ज़्यादा दिया जाता है ताकि इक्वलिटी आ सके। रिजर्वेशन हमको इसीलिए बुरा लगता है क्योंकि हम जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हम उन्हें अपना परिवार नहीं समझते, लेकिन अपने घर में हमेशा यही होता है कि किसी को कम दिया जा रहा है, किसी को ज़्यादा दिया रहा है, स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही चीज़ें होती हैं। अगर हम ह्यूमन ग्राउंड को भी छोड़ दें और लॉजिकली भी देखें तो भी रिजर्वेशन हमारे लिए एक मजबूरी है। अगर हम घर का एग्जाम्पल लें, जैसे किसी के 3 बेटे हैं तो कोई भी बाप अपने तीनों बेटों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है कि इसको ज़्यादा दूँ, इसको कम दूँ। अगर कोई भी बाप ऐसा करता है तो जिसको वो इग्नोर कर रहा है वो घर के लिए आगे चल के एक थ्रेट बन जाता है और उनके लिए नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए कोई भी अक्लमंद फादर अपने तीनों बेटों में से किसी को इग्नोर नहीं करता है। इसी हिसाब से पूरा देश चलता है। अगर देश में किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इग्नोर किया जाता है या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके साथ, तो वो कम्युनिटी
पूरे देश के लिए खतरा बन जाती है या थ्रेट बन सकती है। जैसे कि हम एग्जांपल लें झारखंड या छत्तीसगढ़, जहाँ से काफ़ी सारे रिवेल निकलते हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं, आप किसी भी देश का एग्जांपल ले लीजिए, अगर किसी स्टेट को इग्नोर करना शुरू कर दिया जाता है तो वो स्टेट आगे चल के कोई बड़ी थ्रेट बन जाता है पूरी कंट्री के लिए। तो इसीलिए रिजर्वेशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप देखोगे विश्व के कई देशों में रिजर्वेशन दिया जाता है। बात करते हैं कि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, लेकिन जब तक हम सारी कम्युनिटीज़ को साथ लेके नहीं चलेंगे तो हम पेपर में तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं हो सकते हैं। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो वहाँ पे जाति सिस्टम नहीं था, वहाँ पे वर्ण सिस्टम था, जिसमें ब्राह्मण लोग पढ़ाई लिखाई का काम संभालते थे, क्षत्रिय लोगों का काम युद्ध करना राजपाट करना होता था, वैश्य लोगों का व्यापार करना और शूद्र लोगों का काम साफ सफाई करना। लेकिन वर्ण सिस्टम में कोई ऊपर नीचे नहीं होता था, ये सिर्फ काम के हिसाब से डिसाइड होता था कि वो शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के देशों में भी ऐसा होता है। जैसे ही आपने सुना होगा किसी के नाम के पीछे स्मिथ लगा हुआ है, तो वो वहाँ के जैसे कि लोहार है या बढ़ई है, इन लोगों के पीछे स्मिथ नाम लगा होता है। तो इस टाइम लोगों को पता होता कि एजुकेशन से जो ज्ञान आएगा आगे चल के लोग उसी से आगे बढ़ेंगे, तो शायद सिचुएशन आज अलग होती। तो काम के हिसाब से ये डिवीज़न हुआ, लेकिन जिन लोगों के पास शिक्षा थी, जिन लोगों के पास राज था, वो आगे बढ़ते गए और अपने हिसाब से नियम सेट करते गए, या कहें कि अपने हिसाब से ही वो आगे चल के रूल बनाते चले गए। आज हम भले रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन अपर क्लास के पास एजुकेशन में 100% रिजर्वेशन हज़ारों साल से था, जिससे वो हमेशा आगे बढ़ते गए और अपने रूल सेट करते गए। यहाँ तक कि इंडिया की रोड्स पे भी अपर क्लास का 100% रिजर्वेशन था। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का बंदा है तो उसे अपने गले में हांडी लटकानी पड़ती थी ताकि वो सड़क पे थूक ना दे, या अपने पीछे झाड़ू लगा के चलनी पड़ती थी कि जैसे अगर उस सड़क पे उसके पैरों के निशान बनते हैं तो झाड़ू उनको मिटा सके ताकि अपर क्लास के लोग उस पर चल सके। अनटचेबिलिटी, छुआछूत इंडिया की एक ऐसी रियलिटी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। महाभारत काल पे भी लिखा था कि एकलव्य अर्जुन से ज़्यादा प्रतिभाशाली था, लेकिन वो अपनी कास्ट के हिसाब से आगे कुछ नहीं कर पाया। आप खुद सोच के देखिए कि जिसको कुछ छूना ही अलाउड नहीं था, वो आगे चल के कर क्या सकता था। तो इस वजह से ना उनको नौकरियां मिली, ना वो बिजनेस में आगे बढ़ सके, और इस हिसाब से वो जनरेशन टू जनरेशन पीछे होते चले गए। यहाँ तक कि उनको तो जानवरों से भी बदतर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। वो चींटियों को खाना खिला सकते थे, जानवरों का दूध पी सकते थे, लेकिन इंसान को किसी को छूना अलाउड तक नहीं था। लेकिन इसको बिना समझे कुछ लोग बोल देते हैं कि बैकवर्ड क्लास लोगों के पास कम कैपेबिलिटीज़ होती हैं। आपने आम भाषा में भी सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि अपर क्लास के तो जीन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, या कई लोग बोलते हैं कि अरे तुम तो एससी के लगते ही नहीं, एसटी के लगते ही नहीं, या तुम असली जाट हो या असली राजपूत हो। आपने आम भाषा में अपने आसपास कहते हुए सुना होगा। ये बातें वैसे तो बहुत ही नॉर्मल हैं, कॉमन हैं, लेकिन ये दिखाती है कि हम अंदर से सोचते क्या है। बैकवर्ड क्लास से हज़ारों साल से अपॉर्चुनिटी छीनी गई हैं, जिससे कि वो पीछे रह गए। रेस की बात करें तो वहाँ पे जो गोरे हैं वो इम्पोर्टेंट पोजीशन पे ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि गोरे ज़्यादा कैपेबल हैं और ब्लैक जो है कम कैपेबल है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आपने सुना भी होगा कि काफ़ी टाइम पहले वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था ब्लैक को लेकर के, वहाँ पे उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इनफैक्ट आप इंडिया की हिस्ट्री में भी देखोगे कि जो यहाँ के शिल्पकार थे वो काफ़ी कैपेबल थे। लोग बाहर से देखने आते थे कि ये लोहे में कार्बन क्यों मिला रहे हैं ताकि जंग ना लग सके। ये यहाँ के लोहार सोने की पीतल की काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते थे, जबकि बाहर के लोगों को ये सोने और पीतल का डिफरेंस ही नहीं पता था। महर्षि वेद व्यास जी जो दासी पुत्र थे, आज की भाषा में वो दलित होते। महर्षि वेद व्यास, महर्षि अतारी, या आप कहें वेद व्यास जी, या जिन्होंने रामायण लिखी महर्षि वाल्मीकि जी, ये आज की भाषा में से सभी के सभी दलित ही कहलाते। जैसे जैसे भेदभाव बढ़ता गया ये लोग पीछे होते गए। आप किस कास्ट में पैदा हो रहे हो इसमें आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन आपके पास आसपास जो एनवायरनमेंट है, आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही हैं, ये चीज़ें आपके जीवन पे काफ़ी प्रभाव डालती हैं। अगर बात करें हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी, जिनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उनको भी अपने शुरुआती स्कूली दिनों में जब वो स्कूल जाते थे तो उन्हें अपनी बोरी अलग से ले जानी पड़ती थी। वो वहाँ के जो बच्चे थे उनके साथ नहीं बैठ सकते थे। उन्हें अगर पानी भी पीना होता तो चपरासी उन्हें दूर से पानी देता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उन्हें पानी भी नहीं मिलता था। ये कहानी काफ़ी इंस्पायरिंग है, तो आपको भी भीमराव अंबेडकर की कहानी ज़रूर जाननी चाहिए।
तो एक एग्जांपल और लेते हैं हम कि जैसे किसी गांव में या शहर में दो बच्चे हैं। पहला बच्चा है जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, जो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में खिला रहे हैं, उसे शुरू से ही अच्छा खेलने को चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रिकेट बैट दे रहे हैं, फुटबॉल दे रहे हैं, उसे लैपटॉप तक दे दिया, ये सारी चीज़ें उसे दी जा रही है। और एक दूसरा बच्चा है जो सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, नाम लिखा दिया गया है, स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है। तो आप ही बताइए कि अगर इन दोनों में से किसी बच्चे की नौकरी लगेगी तो किसकी लगेगी? पहले बच्चे की ही लगेगी। तो इसी तरह ये एक साइकिल बन जाता है कि जो सक्सेसफुल है वो पीढ़ी दर पीढ़ी सक्सेसफुल होगा, और जो अनसक्सेसफुल है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी शायद वो अनसक्सेसफुल ही रहे उसको, क्योंकि वो उसके पास जो प्रायोरिटी चीज़ें होनी चाहिए वही उसके पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो दूसरा बच्चा है वो या उसका जो पीढ़ी है वो पीछे रह जाएगी। और ये जो बैकवर्ड क्लास है, इनमें से क्या होता है कि किसी लाखों बच्चों में से कोई एक बच्चा आगे निकल जाएगा, लोग उसी का एग्जाम्पल देते हैं। और आजकल ये ट्रेंड भी है कि जब कोई बच्चा बैकवर्ड क्लास में से आगे निकल जाता है तो उसको रिजर्वेशन ऐसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है जैसे कि ये पता नहीं क्या ही हो गया कि तुम्हारे तो नंबर कम थे, तुम्हें रिजर्वेशन की वजह से आगे बढ़ने का मौका मिल गया, अगर तुम हमारी जगह होते तो ये जॉब भी नहीं ले सकते थे। लेकिन उसकी सिचुएशन कोई नहीं समझता है कि जब वो जॉब की तैयारी कर रहा था या पढ़ाई कर रहा था तो उसके पास जो प्रायर रिसोर्स होने चाहिए थे वो भी अवेलेबल नहीं थे। तो इसी वजह से लोगों के पास सही जानकारी पहुंचनी चाहिए, वरना लोगों में नफ़रत फैलती रहेगी कि इन्हें रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आगे आती रहेंगी और लोग इस पे बहस करते रहेंगे। तो इसीलिए रिजर्वेशन के बारे में या जातीय समीकरण है इसके बारे में लोगों को सही जानकारी होनी चाहिए। SC ST कितना पीछे हैं इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि भले ही इनके पास रिजर्वेशन है लेकिन तब भी इनकी जो नौकरियों में सीट्स हैं या जो PhD के लिए सीट्स हैं वो भी खाली पड़ी रहती हैं रिजर्वेशन होने के बावजूद भी, क्योंकि इनके पास जो प्रायोरिटी के लिए चीज़ें हैं वो जो रिसोर्सेज हैं वही अवेलेबल नहीं है जिससे कि ये आगे बढ़ सकें। जैसे कि PhD के लिए 60 सीट इनकी खाली पड़ी हैं, या बात करें IIT की तो वहाँ पे 90 सीट इनकी खाली पड़ी हैं। और 2021 के डेटा की बात करें तो लगभग 42,000 सीट ऐसी थी जो रिजर्वेशन के होने के बावजूद भी खाली पड़ी थी, क्योंकि हाल इतना बुरा है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए जो इनके लिए प्रायर रिसोर्स होने चाहिए वो भी इनके पास नहीं है। जैसे एग्जांपल लें कि 1000 सीट के लिए एग्ज़ाम है तो उसमें से 20-25 सीट बैकवर्ड क्लास को मिल जाती हैं, बाकी सीट खाली पड़ी रहती हैं। तो जो जिन लोगों को सीटें मिल जाती हैं और जिनको नहीं मिलती हैं वो लोग इन लोगों को गालियाँ देते हैं कि तुम्हें तो रिजर्वेशन की वजह से सीट मिल गई। लेकिन जबकि सोसाइटी में यह होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को सोसाइटी से अलग करने की कोशिश करते हैं तो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी वहाँ पे भेदभाव का शिकार होती है। कि ये बातें गांव में रहने वाले लोग जानते होंगे, जैसे कि खाप पंचायत के बारे में उन्होंने सुना होगा कि समाज से निकलना क्या होता है, ये वही जानता है जो जिसे खाप समाज से निकाल देती है। तो इनकी ईजिली समझ में आ सकता है कि समाज से निकलना कितना पेनफुल होता है। अंग्रेज़ हमें जान से थोड़ी मार रहे थे, वो भी तो यही कर रहे थे, वो भी लोगों के साथ भेदभाव कर रहे थे जिसके लिए हमने कितनी ही कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद भी ये जो छुआछूत है ये ख़त्म नहीं हुई, ये अभी भी है समाज में, बाकी है। और रिजर्वेशन ही एक ऐसा टूल है जो इसे ख़त्म कर सकता है और ख़त्म कर रहा है, बेशक धीरे ही सही। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पे किसी एरिया में किसी बैकवर्ड क्लास की सीट रिज़र्व कर दी जाती है या 2 सीट रिज़र्व कर दी जाती है तो लोग बोलते हैं कि ये क्या तरीका है कि बैकवर्ड क्लास की सीटें रिज़र्व कर दें। लेकिन असलियत ये है कि अगर ऐसा ना हो तो वो बैकवर्ड क्लास वाला कभी जीत ही नहीं पाएगा। डरा के, धमका के या पैसे के जोर पे वो जीत ही नहीं सकता। देखिए, बहुत से लोगों का मानना है कि जो रिजर्वेशन है वो इनकम बेस्ड होना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन कभी इसलिए बनाया ही नहीं गया था कि लोग फाइनेंशियली इक्वल हो सके। रिजर्वेशन का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखें तो उसके साथ रिप्रेजेंटेशन शब्द यूज होता है, ना कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया था। क्योंकि रिजर्वेशन इसलिए लाया गया कि जो हज़ारों साल से बैकवर्ड क्लास पे जो अत्याचार हुआ है वो कम हो सके या वो ख़त्म हो सके। रिजर्वेशन कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं लाया गया, क्योंकि आपने भी सुना होगा, एक कहावत है कि जाति कभी नहीं जाती। आप किसी इंसान को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हो पैसे देकर या कैसे भी, लेकिन उसकी जाति जो है वो उसके साथ ही रहेगी। तो रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ इसी चीज़ के लाया गया ताकि बैकवर्ड क्लास के साथ डिस्क्रिमिनेशन कम हो सके। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई इंसान फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो उसे उसकी जाति को लेकर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है उन लोगों के लिए नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, मनरेगा, नरेगा और जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनके लिए वेलफेयर स्कीम
मनी वेलफेयर स्कीम, ये सारी चीज़ें हैं जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए बनाई गई हैं। तो बेसिकली रिजर्वेशन लाया इसलिए गया था कि बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन समाज में आगे बढ़ सके। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे जब मायावती यूपी की सीएम बनी थी तो बहुत से लोगों में कॉन्फिडेंस आया था, या बैकवर्ड क्लास में भी खुद में कॉन्फिडेंस आया था कि उनके समाज से कोई आगे निकला है तो वो भी आगे निकल सकते हैं। या जो बहुत से लोग उनसे समझदारी से बात कर रहे थे, उन्हें डर लगता था कि कहीं हम कुछ बोल ना दें जिससे कुछ लफड़ा ना हो जाए। तो इसी वजह से उनको भी काफ़ी, जो बैकवर्ड क्लास है उनको भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आया अपने आप में कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं। और यही इसीलिए रिजर्वेशन हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया कि ताकि जो बैकवर्ड क्लास है इनका भी रिप्रेजेंटेशन आगे काफ़ी बढ़ सके। और यही रिजर्वेशन की ताकत है कि एक आदमी के रिप्रेजेंटेशन से इतने लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि जो काम हमारे पूर्वजों ने किया उसकी सज़ा हमें क्यों मिले, लेकिन वही लोग जब बात आती है पूर्वजों की प्रॉपर्टी की तो उसके लिए वो सबसे आगे आ जाते हैं। और ये ज़्यादातर लोग जो रिजर्वेशन के खिलाफ़ बोलते हैं, इनमें जब बात आती है EWS सिस्टम, जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो बनाया गया है EWS, उसकी जब बात आती है तो ये लोग उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन वहाँ भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मेंटेन नहीं हो पा रही हैं। जैसे EWS का मतलब है कि जो भी 8 लाख से कम की इनकम है उनको वो रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन आपको भी पता है कि हमारे देश में कितने फेक सर्टिफिकेट बनते हैं। कोई भी जिसका भी थोड़ा भी इन्फ्लुएंस है वो अपना फेक सर्टिफिकेट बनवा लेता है। और अभी रिसेंट आपने कई एग्जांपल भी देखे हैं, कुछ लोग अपनी डिसेबिलिटी दिखा के या EWS का फ़ायदा उठा के सिस्टम में आ गया है, या जिन्होंने नौकरी पा ली। अब आप बोलोगे कि जिस तरह इकोनॉमिक सर्टिफिकेट बन सकता है उस हिसाब से लोग अपनी जाति भी बनवा के नौकरी ले सकते हैं। ले तो सकते हैं लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं और ना ही करेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उन्हें बैकवर्ड क्लास का बोला जाए। जैसे कि कोई अपर क्लास का आदमी है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे कोई बैकवर्ड क्लास की जाति सर्टिफिकेट बनवा के नौकरी लें, क्योंकि उन्हें समाज का भी डर है कि समाज में अगर पता चल गया तो उनके साथ कैसा व्यवहार होगा। या आपके उनके दादा परदादा को लोग जानते हैं तो उसका भी उन चीज़ पर फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए कोई भी अपर क्लास नहीं चाहता कि लोग उनको बैकवर्ड क्लास का बोलें, क्योंकि उन्हें भी अच्छी तरह से पता है कि बैकवर्ड क्लास के साथ वो किस तरह से भेदभाव करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। गांधी जी का मानना था कि ये जातीय भेदभाव तभी ख़त्म होगा जब लोग इंटरकास्ट मैरिज करेंगे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो बस उसी शादी में जाते थे जो इंटरकास्ट होती थी। शादियों में भी जो बैकवर्ड क्लास है उसको डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि दलित में कैपेबल लड़की या लड़का मिलना बहुत मुश्किल काम है। तभी आपने सुना होगा कि लोग बोल देते हैं, आज भी मजाक में बोल देते हैं कि बेटा शादी किसी से भी कर लेना, कोई छोटी जात से मत उठा लाना। और कुछ लोग तो बोल देते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो खैरात में मिला है। तो उन लोगों के लिए भी एक डिटेल है कि अंग्रेज़ों के टाइम पे भी जो लोअर क्लास है वो अलग इलेक्ट्रोल चाहती थी अपर क्लास के डोमिनेंस की वजह से। इस टाइम अंग्रेज़ों को समझ में आया कि बिना बैकवर्ड क्लास के उनकी पावर कुछ भी नहीं रह जाएगी। तो उसी समय अम्बेडकर जी की बात मान के पूना पैक्ट का समझौता हुआ और 1932 में रिजर्वेशन की शुरुआत हुई। लेकिन अब कुछ लोगों का मानना है कि अब रिजर्वेशन की ज़रूरत अब नहीं है, अब सभी एक लेवल पे आ चुके हैं। और कुछ एग्जांपल देके ये समझाने की कोशिश की जाती है। कुछ IAS PCS का जो लोअर क्लास से निकले हुए हैं उनका एग्जांपल देके ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तो सभी इक्वल हो चुके हैं, तो अब रिजर्वेशन की क्या जरूरत। लेकिन मैं ऐसे लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने घर के आसपास निकलिए और जो छोटे काम करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, एक बार उनसे उनकी कास्ट पूछिए तो उनमें कोई भी आपको चौधरी साहब या ठाकुर साहब या सिंघानिया ओबरॉय नहीं मिलेगा। वो सभी लोग जो हैं वो एक लोअर क्लास से मिलेंगे। तो आपकी समझ में आ जाएगा कि रिजर्वेशन की ज़रूरत अभी भी क्यों है। मेट्रो सिटीज़ में मॉल का चक्कर लगा के चाय की दुकान पे बैठ के ये बोल देना कि रिजर्वेशन अब नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा बाहर निकलिए। ग्राउंड रियलिटी बहुत ही अलग है। आप थोड़ा गांव साइड या कस्बों साइड जाएंगे तो वहाँ पे आपको आज भी ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो उसे देख के आप समझ सकते हैं कि आज भी रिजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि लोग अभी भी काफ़ी जो पीछे हैं उनको आगे लाने के लिए अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि रिजर्वेशन रहे। 2021 में गवर्नमेंट लेटरल एंट्री से UPSC में सिलेक्शन कर रही थी, जिसमें बिना एग्ज़ाम दिए बिना किसी रिजर्वेशन के आपको इंटरव्यू के थ्रू UPSC निकालना था। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें एक भी पर्सन बैकवर्ड क्लास से नहीं था। तो आज अगर गवर्नमेंट
रिजर्वेशन बंद कर देती है तो जितना भी ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है बैकवर्ड क्लास में, ये भी नहीं हो। आज भी आप देखोगे कि जो अपर क्लास है उसकी जनसंख्या बहुत ही कम है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है या ज़मीन जायदाद हो गई वहाँ पे इनकी हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तो आपने भी हाल फिलहाल ऐसी खबरें सुनी होंगी कि गुजरात में एक खबर आई थी कि एक दलित घोड़ी पे चढ़ा था तो उसे गोली मार दी गई, या किसी मंदिर में कोई बच्चा पानी पी रहा था उसे पीट दिया गया। तो तब तक ऐसी चीज़ें होती रहेंगी जब तक हम रिजर्वेशन को ख़त्म नहीं कर सकते, और हमें चाहिए कि हम ये जातीय जो भेदभाव है इसको कम करें। तभी हमारे देश में अगर रिजर्वेशन को ख़त्म करना है तो सबसे पहले जातीय भेदभाव को ख़त्म करना पड़ेगा। हम जातीय भेदभाव को ख़त्म नहीं कर सकते तो सॉरी रिजर्वेशन भी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो उसके लिए खुद सोचिए और खुद अपने दिमाग में ये चीज़ें बिठाइए कि अगर हमें रिजर्वेशन ख़त्म ही करना है तो हम खुद पहले सुधरें और जातीय भेदभाव को कम करें। धन्यवाद।